फिजिक्स क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये जो चित्र दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में चित्र दिया है उसे देखें। चित्र में किसी एक समान स्तर वैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात अर्थात Q/M अधिकतम है। सबसे पहले तो एक तरह से दो पट्टियां देखें, ऊपर प्लस की है नीचे माइनस की है। समझ रहे होंगे इस बात को कि ऊपर प्लस का आवेश है और नीचे माइनस का आवेश है, और इन दोनों पट्टियों के बीच तीन आवेशित कण गति कर रहे हैं। ये दिख रहे होंगे आपको तीन आवेशित कण, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इस तरह से तीन आवेशित कण गति कर रहे हैं, एक और दूसरा ये और तीसरा ये। इनमें सबका विक्षेप अलग अलग है। कण एक जो है ये वाला, कण दो ये है, कण तीन ये है। ध्यान से देखेंगे चित्र में ही, कण एक धन आवेश की ओर आकर्षण हो रहा है, मतलब धन आवेश की ओर आकर्षित हो रहा है। तो समझ रहे होंगे जो धनावेश की ओर जा रहा है, धनावेश की ओर आकर्षित हो रहा है, वो कैसा होगा, ऋणावेशित। और कण दो, ये जो कण दो है ये भी धनावेश की ओर आकर्षित हो रहा है। कण तीन ऋण आवेश की ओर आकर्षित हो रहा है। जो ऋण आवेश की ओर आकर्षित हो रहा है वो कैसा होगा, धनावेशित। अब देखें कण एक और दो और तीन में देखें, कण एक और दो तो ऋणावेशित होना चाहिए क्योंकि धनावेश की ओर जा रहे हैं, और कण तीन कैसा होना चाहिए, धनावेशित, क्योंकि ऋण आवेश की ओर आ रहा है। जो ऋण आवेशित प्लेट है उसकी ओर आ रहा है। लेकिन कण तीन का जो विक्षेप है, कण तीन का जो विक्षेप है वो सबसे अधिक है। जब विक्षेप सबसे अधिक है तो इसका संहति अनुपात भी सबसे अधिक होगा। यही बात लिखी है इसमें। उपरोक्त चित्र में दो पट्टियों पर आवेश दर्शाए गए हैं। चूंकि आवेशित कण विपरीत आवेशित पट्टियों की ओर झुकते हुए कण एक और दो ऋणावेशित हो गए, समझ रहे। कण तीन कैसा हो गया, धनावेशित। अब जो पथ है, विक्षेप है, एक तरह से बाई ऊर्ध्वाधर विक्षेपण है या विक्षेप है, वो बाई प्रोपोर्शनल Q/M या E/M कह दें। मतलब जो बाई का मान है वो तीसरे कण के लिए सबसे अधिक है। तो समझ रहे होंगे जब बाई का मान तीसरे कण के लिए सबसे अधिक है, ये जो तीसरा कण है इसके लिए सबसे अधिक है विक्षेप। एक तरह से ये देखें, इस तरह से जो विक्षेप हो रहा है ये सबसे अधिक है, तो संहति अनुपात, आवेश संहति अनुपात या E/M कहें, अनुपात कैसा होगा, अधिकतम इसके लिए। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है जो 14 से ही संबंध रख रहा है। क्या है 15वां, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ I। इससे पहले जो लिखा होगा उसमें खोल के रखें कॉपी को, उसे समझ रहे होंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। जैसे देखें, ये जो तल है ये X तल हो गया, ये Y तल है। एक तरह से देखें, ये X तल है और ये Y है और ये Z है। अब ये जो कह रहा है वो YZ तल, Y ये हो गया और Z ये हो गया। तो YZ तल के समांतर देखें, Y के समांतर ये Y है और इसके समांतर कौन सा होगा, ये वाला, और ये Z है, इसके समांतर क्या होना चाहिए, ये। तो इस तरह से ये
देखें, और इस तल के ये लंबवत, ये इस तरह से दिख रहा होगा, ये वाला जो वेक्टर है ये लंबवत अविलंब वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र ई, इसमें वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा भी है, और इधर ही क्षेत्रफल की जो अल्पांश क्षेत्रफल है डीएस क्षेत्रफल है उसकी भी दिशा है। देखें, अब आई समझ रहे होंगे, जो आई कैप लगाया है इसका मतलब क्या है, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र धन एक्स अक्ष के अनुदिश कार्य करता है। आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश, जे कैप होता तो वाई अक्ष के अनुदिश। इसी तरह से आगे देखें, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर या कहें मीटर में 0.1 मीटर, इसको भी कह देंगे 0.1 के लिए घात में चेंज कर दें तो 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, या कहते हैं 1 × 10⁻² या 10⁻² आई कैप, और 5 बराबर ई होता ही है, या 5 बराबर ई डॉट डी एस। जो डी एस है वो सरफेस, एस का मतलब सरफेस, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ई और डी एस का मान रख दिया, ई का मान है 3 × 10⁻³ आई कैप, और डी एस का मान है 10⁻² आई कैप। आई कैप का मल्टी होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻², 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, 3 × 10 अर्थात 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये वैद्य फ्लक्स आ गया। इसी क्रम में आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15 का बी पार्ट, अभी 15 का बी पार्ट है। इसी वर्ग गुजरने वाला, इसी वर्ग से, यहाँ पर से आएगा, से छूट गया है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अविलंब एक्स अक्ष से, जो तल का अविलंब है जो इससे पहले देखा था, ये अविलंब, ये देखें तो एक तरह से, ये एक तरह से देखें, ये वाला अविलंब, ये ठीक। आगे देखें अब, हाँ क्या कह रहा है ये, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अविलंब, जो अभी अविलंब देखा था, अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। एक्स अक्ष से कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो ई का मान वही है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, डी एस इजिकल टू 10⁻² मीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश। अब 5 बराबर ई डी एस डॉट आ जाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, तीनों का मान रख दिया, 3 × 10⁻³ × 10⁻² इंटू कॉस 60, और 3 × 10 30 1/2 cos 61, यह गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 16वां क्वेश्चन क्या है देखें इसी क्रम में, अभ्यास 15 संबंध रख रहा है। अभ्यास 15 के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उससे घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। घन में से नेट फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि समझ रहे होंगे नेट फ्लक्स शून्य क्यों होगा। नेट फ्लक्स जब शून्य होगा क्योंकि जितनी वैद्युत बल रेखाएं इसकी 20 सेंटीमीटर भुजा के फ्लक्स से प्रवेश करती हैं, मतलब जितनी वैद्युत बल रेखाएं 20 सेंटीमीटर भुजा के फ्लक्स से जितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं निर्गत होती हैं। तो उसका जो घन से नेट फ्लक्स होगा, या घन का जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना। भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स होगा, तो क्या होना चाहिए, शून्य। 17वां क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत
देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। सी का मतलब कूलम। पहला पॉइंट है इसका, बॉक्स के भीतर नेट आवेश समझ रहे होंगे। फाई का मान दिया है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एप्सिलॉन जीरो का मान दिया है ये, एप्सिलॉन जीरो का मान ये दिया है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है गॉस की वजह से, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इंटू फाई। एप्सिलॉन जीरो का मान रख दिया, पहले फाई का मान रख दिया है 8 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं, बाद में फाई एप्सिलॉन जीरो का मान रख दिया। एप्सिलॉन जीरो का मान है 8.85 इंटू 10⁻12 और 8 का मल्टी कर दिया, वो 8.85 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, माइनस के 12 हैं, और ये मल्टी करके आ गया 70.80 गुणा 10⁻⁻9, 70.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और इसको 10⁻⁻6 के रूप में बढ़ाएंगे तो 3 अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो 70 और एक और जीरो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखें सामने। क्यू का मान आ गया 0.0708 इंटू 10⁻⁶ कूलम। 10⁻⁶ को हटाएंगे तो माइक्रो कूलम आ जाएगा, जो म्यूसी लिखा है। ये आंसर आ गया क्यू बराबर 0.0708 माइक्रो कूलम, या कहें 0.07 माइक्रो कूलम।